तो चलिए शुरू करते हैं आज से चैप्टर 2। हमारा चैप्टर 2 किसके बारे में है? परमाणु के बारे में। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे परमाणु की संरचना क्या होती है, किस क्या क्या मिल के परमाणु का निर्माण होता है और उसका साइज क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट उसी से करते हैं। इसके पहला परमाणु की संरचना और सिद्धांत क्या क्या है। तो पहले ये जानेंगे जो परमाणु होता क्या है, फिर उसके संरचना को जानेंगे। तो परमाणु क्या होता है? किसी भी तत्व का जो सूक्ष्मतम कण होता है। किसी भी जैसे किसी कोई तत्व है, इसको तोड़ने के बाद सबसे छोटा कण जो मिलेगा वही परमाणु। सबसे छोटा कण अणु होता है और अणु को तोड़ने के बाद हमको परमाणु मिलता है। ठीक है, सबसे छोटा कण क्या होता है? अणु। और अणु को जब हम तोड़ते हैं तो क्या मिलता है? परमाणु मिलता है। और परमाणु को तोड़ते हैं तो परमाणु भी बना होता है अलग अलग छोटे छोटे कण से, जिसको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और उसके बाद कुछ मेसॉन और अलग अलग कुछ कण होते हैं। ठीक है, तो परमाणु है क्या? किसी तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। इसके बारे में सबसे पहले किसने कहा था? डेमोक्रिस्ट ने इसके बारे में सबसे पहले बताया था, इसका परिचय दिया था। ठीक है, तो किसने इसका सबसे पहले परिचय दिया था? डेमोक्रिस्ट ने सबसे पहले परमाणु का परिचय दिया था। सबसे पहले परमाणु का परिचय किसने दिया था? डेमोक्रिस्ट ने दिया था। ठीक है, परमाणु का आकार त्रिज्या कितना होती है? परमाणु का जो त्रिज्या होता है वो 10 का पावर माइनस 10 मीटर होता है। परमाणु की त्रिज्या 10 का पावर माइनस 10 मीटर होता है। ठीक है, परमाणु मुख्यतः इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। परमाणु का जो मुख्य पार्ट होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये दोनों नाभिक में रहता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का रहता है नाभिक में रहता है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है किसी परमाणु की कक्षा में वो चक्कर लगाते रहता है। ठीक है, इसमें देखते हैं जैसे कि कोई भी तत्व होता है, तत्व का कितना होता है? अलग अलग पार्ट होता है। जैसे कोई तत्व है, तो तत्व को जब हम तोड़ेंगे, तत्व को तोड़ने के बाद हमको क्या मिलेगा? तत्व को जब हम तोड़ेंगे तो हमको मिलेगा अणु। तत्व को तोड़ने के बाद क्या मिलेगा? अणु मिलेगा। फिर जब अणु को हम तोड़ेंगे, अणु को और छोटे पार्ट में तोड़ेंगे, तब हमको मिलेगा परमाणु। और परमाणु को जब हम फिर तोड़ेंगे, परमाणु को जब हम फिर तोड़ेंगे तब हमको क्या मिलेगा? तब हमको मिलेगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसॉन, उसके बाद अन्य और भी छोटे छोटे कण होते हैं। जो मुख्य रूप से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, लेकिन न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। जब हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को डिटेल में पढ़ेंगे तब हम जानेंगे, इससे डिटेल से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी ये बता रहे थे जब हमारे पास जो परमाणु मिला उसको कैसे कैसे तोड़ा गया। पहले तत्व था, तत्व को तोड़े तो बहुत छोटे पार्ट में जब तोड़े तो हमको अणु मिला। और अणु को पहले माना जाता था कि अणु ही सबसे छोटा कण हुआ हमारा। लेकिन बाद में जब वैज्ञानिक ने अणु को तोड़ा तो अणु को तोड़ने के बाद परमाणु मिला था। और परमाणु को जब फिर तोड़ा गया तो परमाणु को तोड़ने के बाद इलेक्ट्रॉन मिला, प्रोटॉन मिला और न्यूट्रॉन मिला था। ठीक है, तब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में आगे देखेंगे। अभी पहले परमाणु के बारे में पूरा देख लेते हैं। ठीक, तो परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो कितनी होती है? 10 टू दी पावर माइनस 10 मीटर की होती है। परमाणु की त्रिज्या 10 टू दी पावर माइनस 10 मीटर की होती है। अब आगे देखते हैं परमाणु के सिद्धांत क्या कहते हैं। ठीक है, तो पहला था डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन ने क्या कहा था उसके बारे में हम देखते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत। डाल्टन ने क्या कहा था कि डाल्टन जो बोले थे कि परमाणु क्या होता है? अविभाज्य है। मतलब डाल्टन ये मान लिए थे कि परमाणु जो है ये सबसे छोटा कण हो गया किसी भी तत्व का, इसको हम अब तोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि वो बहुत ही छोटे पार्टिकल उनको मिला था 10 टू दी पावर माइनस 10 मीटर। 10 टू दी पावर माइनस 10 मीटर मतलब 10 का 10 टू दी पावर माइनस 10, 10 बाय 10 हो गया।
ऐसे बढ़ाते जाइए, 1 3 6 7 8 9 10, मतलब इतना छोटा क्या उनको, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना छोटा पार्ट मिलेगा, ठीक है। तो उसे इतना छोटा पार्ट मिला था उनको, उनको लगा अब इतना छोटा पार्ट है तब इसको हम क्या तोड़ सकते हैं, तो उसको लगा ये परमाणु क्या हो गया, सबसे छोटा पार्ट हो गया। डाल्टन ने ये सोच लिया कि परमाणु क्या है, अब अविभाज्य है, इसको अब हम तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो पहला उन्होंने क्या दिया था नियम, परमाणु एक अविभाज्य कण है। दूसरा नियम क्या आया था कि अलग अलग परमाणु जो होते हैं, भिन्न भिन्न परमाणु का जो रासायनिक द्रव्यमान होता है और रासायनिक गुण होता है वो अलग अलग होता है। अलग अलग तत्व का रासायनिक द्रव्यमान और रासायनिक गुण जो होता है, द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न तत्व के। भिन्न भिन्न अलग अलग तत्व के रासायनिक गुण तथा द्रव्यमान क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। तीसरा नियम क्या था उनका, तो तीसरा नियम था जो परमाणु क्या होता है, अदृश्य कण है, जिसको रासायनिक अभिक्रिया में निर्मित या फिर नष्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। परमाणु क्या है, अदृश्य कण है। परमाणु क्या है, परमाणु एक अदृश्य कण है जी, ठीक है। ये किसने कहा था, डाल्टन ने कहा था। अगला नियम क्या था, डाल्टन का नियम जो था मुख्य रूप से रासायनिक संयोजन पे आधारित था। डाल्टन का नियम मुख्य रूप से रासायनिक संयोजन पे आधारित था। डाल्टन का जो नियम था ये मुख्य रूप से किस पे आधारित था, रासायनिक संयोजन पे आधारित था, और यह द्रव्यमान संरक्षण पे। तो डाल्टन का जो नियम था यह मुख्य रूप से रासायनिक संयोजन और द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित था, ठीक है। और कहते थे इसके बाद क्या था, ये था डाल्टन के परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है इसमें डाल्टन ने प्रकृति के बारे में, डाल्टन ने एक बुनियादी सिद्धांत दिए थे। किसके बारे में, प्रकृति के बारे में, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं बारी बारी से। परमाणु एक अविभाज्य कण है, किसने कहा था, डाल्टन ने, क्योंकि उनको लगा था ये बहुत ही छोटा कण है, इसको आप क्या ही तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो परमाणु एक अविभाज्य कण है, किसने कहा, डाल्टन ने। भिन्न भिन्न तत्व के रासायनिक गुण तथा द्रव्यमान भिन्न होते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा था परमाणु एक अदृश्य कण है। परमाणु एक क्या कैसा कण है, अदृश्य कण है, ठीक है, जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में निर्मित या नष्ट नहीं कर सकते हैं। परमाणु कैसा कण है, अदृश्य कण है। इसको हम यदि रासायनिक अभिक्रिया होती है कोई भी, तो उसमें हम रासायनिक अभिक्रिया में निर्मित या नष्ट नहीं कर सकते हैं। इसे रासायनिक अभिक्रिया में
तो उसका तीसरा नंबर क्या कहता है, परमाणु एक अदृश्य कण है, इसे हम रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इसको ना ही हम निर्मित कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। यह डाल्टन का जो नियम था यह मुख्य रूप से किस पे आधारित था, रासायनिक संयोजन और द्रव्यमान संरक्षण पे आधारित था। रासायनिक संयोजन और द्रव्यमान संरक्षण पे आधारित था। अब इसके बाद हम देखेंगे किसके बारे में, अब देखेंगे डाल्टन के परमाणु मॉडल, थॉमसन के परमाणु मॉडल, थॉमसन के। तो थॉमसन ने क्या कहा था परमाणु के बारे में, तो आपको पता है कि परमाणु जो रहता है उसके में कौन कौन चीज मौजूद रहता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। इलेक्ट्रॉन रहता है, प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में जो थॉमसन के राय थे वो क्या क्या थे उसके बारे में देखते हैं। थॉमसन के परमाणु मॉडल, ठीक है। तो थॉमसन ने परमाणु मॉडल दिया कब था, ठीक है। तो थॉमसन जे थॉमसन ने परमाणु मॉडल कब दिया था, 1898 में। तो जब वो परमाणु मॉडल दिए थे इसका मुख्य रूप से वो क्या व्याख्या की, जैसे आप देखिए परमाणु जो होता है वो इस रूप में एक छोटा कण के रूप में होता है। इसका जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या सेंटर से लेके जो सरकमफेरेंस तक का डिस्टेंस होता है उसी को त्रिज्या कहते हैं। तो वो कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। तो उसके बाद इसमें क्या होता है, केंद्र होता है, ठीक है। इस केंद्र में कौन कौन रहता है, सेंटर में कौन कौन रहता है, सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, इलेक्ट्रॉन बाहर में चक्कर लगा रहा होता है। तो सेंटर में कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है सेंटर में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, बाहर की ओर चक्कर लगा रहा होता है। और इस सेंटर का जो त्रिज्या होता है, सेंटर केंद्र का जो त्रिज्या होता है ये होता है 10⁻⁻15 मीटर। केंद्र का जो त्रिज्या होता है वो कितना होता है, केंद्र का त्रिज्या ठीक है, ये परमाणु का त्रिज्या हो गया। तो परमाणु की त्रिज्या कितनी हो गई, 10⁻⁻10 मीटर। परमाणु के केंद्र की त्रिज्या जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है उसकी त्रिज्या कितनी हो गई, 10⁻⁻15 मीटर। तो बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 10⁻⁻5 मीटर। बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 10⁻5 मीटर बीच में गैप रह गया, ठीक है। तो कहता है जो केंद्र की त्रिज्या कितनी होती है, 10⁻15 मीटर। परमाणु की त्रिज्या 10⁻5 मीटर। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, चारों ओर कक्षा में घूमते रहता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहता है, केंद्र में रहता है, ठीक है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन के बारे में उसकी राय थी, किसके, थॉमसन की राय किसके बारे में थी, इलेक्ट्रॉन के बारे में। थॉमसन ने कहा था जो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होता है किसी परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो जैसे तरबूज होता है वाटरमेलन, तो उसको जब आप काटेंगे तो उसमें बीज रहता है कहीं कहीं पे धंसा हुआ। तो कहा जो परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसी टाइप से कहीं जहां तहां फंसे हुए रहते हैं, ठीक है। तो वो बीज जो होता है उसको उन्होंने क्या मान लिया था, इलेक्ट्रॉन मान लिया था, ठीक है।
क्योंकि उन्होंने क्या कहा था, जैसे कि तरबूज के बीज में, तरबूज के अंदर उसका बीज रहता है, उसी तरह बीज को उन्होंने क्या बोला, उसी प्रकार परमाणु के अंदर क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है। जिस तरह तरबूज के अंदर बीज फंसा हुआ रहता है, उसी तरह परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन जहां तहां बिखरे हुए होते हैं, उसी के कारण क्या होता है, वो अपना प्रभाव दिखा पाता है। ठीक है, अब देखते हैं उसके बारे में आगे उन्होंने क्या कहा था। तो अब देखिए थॉमसन के परमाणु सिद्धांत क्या क्या होते हैं। जे थॉमसन ने ये नियम कब दिया था, 1898 में दिया था। ठीक है, इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसको कहीं पे परमाणु का, इस मॉडल को कहीं पे क्या कहते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से जाना जाता है, कहीं पे तरबूज मॉडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कहता है थॉमसन के अनुसार परमाणु एक आवेशित, परमाणु एक आवेशित गोला है। आवेशित का मतलब इस पे चार्ज है। ठीक है, पॉजिटिव या फिर निगेटिव दोनों चार्ज इस पे है, इसको इसीलिए कौन सा गोला माना गया, आवेशित गोला माना गया। ठीक है, अब कहता है इसमें आवेश समान रूप से वितरित रहता है। ये बात किसने कहा था, थॉमसन ने कहा था कि इस पे जो परमाणु जो होता है, यदि परमाणु के एक कण को ऐसे मान ले कि एक परमाणु का कण है, तो क्या था, इन्होंने कहा कि इसमें आवेश जो होता है वो सब जगह पर मौजूद रहता है। ठीक है, इसमें आवेश जो है पूरे परमाणु में समान रूप से वितरित रहता है। इस मॉडल के अनुसार परमाणु का धन आवेश जो होता है तरबूज के खाने वाले भाग को माना गया, तथा बीज को क्या माना गया, इलेक्ट्रॉन माना गया। बीज को क्या माना गया, इलेक्ट्रॉन। जैसे कि आप तरबूज देखते होंगे, तो तरबूज जब आप काटते हैं तो तरबूज में जो खाने वाला पार्ट जो लाल रहता है, ठीक है, तो वो जो खाने वाला पार्ट है उसको क्या माना गया, धन आवेशित माना गया। और तरबूज में जो बीज रहता है वो कहीं कहीं पे फंसा हुआ रहता है, तो उस बीज को क्या माना गया, इलेक्ट्रॉन माना गया। तो पूरे तरबूज को क्या मान लिया गया था, पूरे तरबूज को एक परमाणु माना गया और कहा गया कि तरबूज के खाने वाला जो भाग है वो क्या है, धन आवेशित है। और जहां जहां पे कौन है, बीज फंसा हुआ है, वो बीज को माना गया तरबूज का जो ये बीज है इस रूप में कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है। मतलब कि परमाणु को जो है एक तरबूज का एक मॉडल मान लिया गया। जैसे कि हम अर्थ का मॉडल ग्लोब मानते हैं, ठीक है, उसी तरह परमाणु को मान लिया है। परमाणु का जो मॉडल है उसको तरबूज मान लिया गया कि तरबूज जो है वो परमाणु का एक मॉडल है। और परमाणु के इस मॉडल में तो जो भाग उसका खाने वाला है, जो भाग उसका खाने वाला जो भाग है वो कैसे क्या है, तो खाने वाला भाग धन आवेशित है। और जो बीज है, बीज जो कहीं कहीं फंसा हुआ है उसको इलेक्ट्रॉन मान लिया। ये किसने माना था, थॉमसन ने माना था। ठीक है, लेकिन बाद में जाके इसका मॉडल जो है गलत साबित हो गया था। इस मॉडल के अनुसार परमाणु का द्रव्यमान को पूरे परमाणु में समान रूप से बांटा हुआ माना गया। परमाणु का जो द्रव्यमान, इन्होंने माना कि परमाणु का द्रव्यमान जो होता है पूरे परमाणु में समान रूप से बटा हुआ रहता है। परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो पूरे परमाणु में समान रूप से बटा हुआ माना। किसने माना था, ये माना था डाल्टन साहब ने, थॉमसन साहब ने। ठीक है, तो थॉमसन, जे थॉमसन ने क्या माना था, परमाणु का जो द्रव्यमान होता है ये पूरे परमाणु में समान रूप से बटा हुआ रहता है। और क्या माना था इसमें, तरबूज, इसको माना था परमाणु को तरबूज के आकार का, तरबूज के शेप का माना था, इसी टाइप में दिखता है तरबूज को, उसका मॉडल दिया था। ठीक है, और क्या कहते हैं, जो तरबूज का जो खाने वाला भाग है वो धनावेशित होता है, धनावेशित पार्ट है परमाणु का, और जो वहां पे बीज फंसा हुआ है वो ऋणावेशित, मतलब इलेक्ट्रॉन है उसमें। ठीक है, थॉमसन के अनुसार परमाणु क्या था, एक आवेशित कण का गोला था। थॉमसन के अनुसार परमाणु क्या था, आवेशित कण का गोला था। और क्या, लेकिन इसका कुछ लिमिटेशन था, ये हर जगह ये काम नहीं कर पाए, जिसके कारण बाद में इसे क्या मान लिया गया कि इनके द्वारा दिया, जे थॉमसन के द्वारा दिया गया ये मॉडल है ये गलत साबित हो जाता है। ठीक है, तब इसका कुछ सीमा है जो इसके बाद वो काम नहीं कर पाता है। तब पढ़ेंगे थॉमसन के परमाणु सिद्धांत की सीमाएं। ठीक है, थॉमसन के परमाणु सिद्धांत की सीमाएं क्या क्या हैं। ठीक है, अब देखते हैं थॉमसन के परमाणु सिद्धांत की सीमा क्या क्या है। मतलब कहां तक जाने के बाद थॉमसन का जो परमाणु सिद्धांत है वो अपना दम तोड़ देता है, मतलब उसके बाद उसका नियम लागू नहीं हो पाता है। ठीक है, तो पहला मॉडल है, ये मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या करने में असफल रहा। परमाणु की क्या स्थायित्व है, कहां तक वो अस्थायी रह पाता है, इसकी कोई भी व्याख्या जो था जे थॉमसन मॉडल नहीं कर पाया। ठीक है, तो पहला मॉडल ये था, ये क्या था, ये परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाता है। ठीक है, अगला क्या था, इस परमाणु मॉडल के आधार पर, इस परमाणु मॉडल के आधार पर यह व्याख्या नहीं क्या कर सकते कि धन आवेश और ऋण आवेश, धन आवेश और ऋण आवेश आपस में किस प्रकार से जुड़ा हुआ है,
क्योंकि उनमें डायरेक्ट तो ये बताया कि हम परमाणु के एक तरबूज मानते हैं, ठीक है, और जिस तरह से उसमें बीज फंसा हुआ है उस तरह से इलेक्ट्रॉन फंसा हुआ है, लेकिन उसके बीच में क्या क्या उसका रिलेशन है ये तो नहीं बताया गया है। तो भाई वही कहा गया, इस परमाणु मॉडल के आधार पर यह हम व्याख्या नहीं कर सकते हैं या नहीं बता सकते हैं कि परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, धन आवेश और ऋण आवेश है, वो किस तरह से आपस में जुड़ा हुआ है, इसके बारे में कोई भी व्याख्या नहीं किया गया है। इसको करने में वो थॉमसन मॉडल क्या रहा, असफल रहा। उसके बाद कहता है इस मॉडल में नाभिक के बारे में कोई भी उल्लेख नहीं किया गया। परमाणु में नाभिक भी होता है, इसके बारे में कोई भी बात जानकारी नहीं दी गई है कि परमाणु के अंदर नाभिक होता है या नहीं होता है या क्या होता है। कहता है इसके अंदर परमाणु मॉडल के बारे, नाभिक के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया। और आगे इस परमाणु मॉडल के द्वारा, इस परमाणु मॉडल के द्वारा रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रभाव, अल्फा प्रकीर्णन प्रभाव क्या है वो आगे के रदरफोर्ड प्रभाव में जानेंगे। तो कहता है जो इस परमाणु मॉडल के द्वारा रदरफोर्ड का जो अल्फा प्रकीर्णन प्रभाव था तथा हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम प्रभाव था, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम प्रभाव और रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रभाव, ये दोनों की व्याख्या नहीं की जा सकती है। किसके द्वारा? इस परमाणु मॉडल के द्वारा। किसके, कौन सा परमाणु मॉडल? थॉमसन का परमाणु, जे थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है उसके द्वारा जो है हम रदरफोर्ड का जो अल्फा प्रकीर्णन प्रभाव है इसके बारे में हम व्याख्या नहीं कर सकते हैं, ना ही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में व्याख्या कर सकते हैं। तो थॉमसन परमाणु मॉडल था, यहाँ तक में समझ में आ गया होगा और उसका क्या क्या प्रभाव है, ठीक है, और कहां तक उसका प्रभाव है। इससे पहले हम डाल्टन के परमाणु सिद्धांत भी देख चुके हैं। इसके बाद हम देखेंगे कौन किसके बारे में, इसके बाद हम देखेंगे रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रभाव क्या होते हैं, ठीक है, रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रभाव क्या होता है। तो इसको हम शॉर्ट में अभी देख लीजिए। अगला जो रदरफोर्ड का प्रभाव है वो सेकेंड वीडियो में रहेगा। तो रदरफोर्ड ने परमाणु का जो नाभिक होता है उसके बारे में उन्होंने खोज की थी। तो उन्होंने कहा था क्या था जो परमाणु क्या कहते हैं, सोने की एक पतली पत्ती, सोने की एक पतली पत्ती बनाने को इस पे अल्फा किरण का प्रभाव क्या स्ट्राइक करवाया था। किसका? अल्फा किरण का। अल्फा किरण का जो स्ट्राइक करवाया था किसके द्वारा? सोने के पतली पट्टी पे। ये काम किया किसने था? रदरफोर्ड ने किया था। तो सोने की पतली पट्टी है ये, गोल्डन फॉइल इसको हम बोलते हैं। तो गोल्ड फॉइल, इसके ऊपर जब अल्फा किरण का प्रभाव करवाया था तो ये इन्होंने देखा था कि अधिकतर अल्फा कण जो कि किनारे से टकराते हैं, ठीक है, तो अपने पथ से विचलित, कुछ अल्फा कण अपने पथ से विचलित हो जाते हैं, ठीक है, कुछ अल्फा कण जो होता है अपने पथ से विचलित हो जाते हैं और कुछ अल्फा कण जो होता है अपने ही पथ पे वापस लौट आते हैं। जैसे यहां से ये निकला था और यहां तक गया, फिर अपने ही पथ पे ये वापस टकरा के आ गया। तो इसके बाद उन्होंने बताया था कि परमाणु का जो भाग है वो अधिकतर भाग तो खाली है, लेकिन मिडिल के पार्ट में कुछ ना कुछ ऐसा सब्सटेंस मौजूद है। जिसके बाद उन्होंने बताया था कि अंदर में कौन होता है? न्यूक्लियस होता है। जिसके बाद, जिससे टकराने के बाद अपना अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अपने ही पाथ पे वापस रिटर्न आ जाते हैं और कुछ अल्फा पार्टिकल अपने अपने पाथ से डेविएट हो जाते हैं। जब उसके नजदीक जाते हैं तो अपने पाथ से वो क्या हो जाते हैं? डेविएट हो जाते हैं। डेविएट कब होगा? जब एक ही जैसा चार्ज होगा। अल्फा पार्टिकल पे कैसा चार्ज होता है? अल्फा पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। और अंदर में कैसा चार्ज होता है? अंदर में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहता है। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और जब दो पॉजिटिव पोल को अपने आसपास लाएंगे, जब दो पॉजिटिव पोल को आप पास लाएंगे तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। उससे काम क्या होता है? जब अल्फा पार्टिकल जा रहा होता है तो ये रिपेल करता है और ये अपने पाथ से डेविएट हो जाता है। और जब यहाँ से ये अल्फा पार्टिकल जा रहा होता है, जब डायरेक्ट सेंटर पे स्ट्राइक करता है तो अपने पाथ पे क्या होता है? रिटर्न आ जाता है। इसका पूरा डिटेल में जो होगा वो अगले वीडियो में मिलेगा। थैंक यू।